एक जानकारी नहीं बल्कि खेती की एक मास्टर क्लास है। आज हम उस विषय पर बात करने जा रहे हैं जो दिखने में बहुत छोटा है, जिसकी मात्रा बहुत कम लगती है, लेकिन जो आपकी फसल की सफलता और विफलता के बीच की दीवार बनकर खड़ा है। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। किसान भाइयों, पिछले 50-60 सालों में हमारी खेती करने का तरीका बहुत बदल गया है। जब हरित क्रांति आई तो हमारा पूरा ध्यान केवल 3 चीजों पर था: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश। हमने यूरिया और डीएपी के कट्टे भर भर कर खेतों में डाले। इससे शुरुआत में तो पैदावार बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे हमारी मिट्टी की जो असली ताकत थी वह कम होती गई। हमने जमीन से अनाज तो लिया, लेकिन जमीन को वापस वह सूक्ष्म पोषण नहीं दिया जिसकी उसे जरूरत थी। परिणाम आज आपके सामने है। आज आप देखते होंगे कि कई बार भरपूर खाद पानी देने के बाद भी फसल में वह रंगत नहीं आती। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, फल छोटे रह जाते हैं, फूल झड़ने लगते हैं और अंत में जब आप उपज तोलते हैं तो वह आपकी मेहनत के हिसाब से बहुत कम निकलती है। यह समस्या छुपी हुई भूख की है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम एक एक सूक्ष्म पोषक तत्व का गहराई से विश्लेषण करेंगे। हम जानेंगे कि जिंक, बोरॉन, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और मोलिब्डेनम ये सब क्या हैं। ये पौधे के अंदर जाकर कौन सी मशीनरी को चालू करते हैं, किस फसल में कब डालना है, बाजार में कौन सा उत्पाद असली है और कौन सा नकली। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि अपना कीमती समय निकालकर कॉपी और पेन लेकर बैठें, क्योंकि आज आपको जो जानकारी मिलने वाली है वह आपको किसी दुकान वाला या कंपनी का एजेंट नहीं बताएगा। तो चलिए खेती के इस विज्ञान को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर इन तत्वों को सूक्ष्म क्यों कहा जाता है। सूक्ष्म का मतलब है बहुत छोटा या कम। एक पौधे को अपना जीवन चक्र चलाने के लिए कुल 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो उसे हवा और पानी से मिल जाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुख्य भोजन हैं, लेकिन जिंक, बोरॉन, आयरन जैसे तत्व उसे बहुत कम मात्रा पीपीएम में, यानी पार्ट्स पर मिलियन में चाहिए होते हैं। लेकिन यहाँ किसान भाई अक्सर एक गलती कर बैठते हैं। वे सोचते हैं कि अरे, इसकी जरूरत तो सिर्फ 200 ग्राम या 5 किलो है, अगर नहीं भी डालेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। यहीं पर लॉ ऑफ मिनिमम का सिद्धांत आता है। इसे एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके पास एक लकड़ी का ड्रम है जिसमें पानी भरना है। वह ड्रम अलग अलग लकड़ी की पट्टियों से बना है। अगर उस ड्रम की एक भी पट्टी टूटी हुई या छोटी है तो आप उस ड्रम को कभी पूरा नहीं भर सकते। पानी उस टूटी हुई पट्टी के स्तर तक ही रहेगा। ठीक इसी तरह अगर आपने खेत में 50 किलो यूरिया, 50 किलो डीएपी और 30 किलो पोटाश डाल दिया, लेकिन खेत में सिर्फ जिंक की कमी है, तो आपकी पूरी पैदावार उस जिंक के स्तर पर आकर रुक जाएगी। बाकी का डाला हुआ महंगा खाद बेकार चला जाएगा। यानी सूक्ष्म पोषक तत्व वह चाबी है जो आपकी मुख्य खाद्य के ताले को खोलती है। इनके बिना एनपीके भी अपना पूरा असर नहीं दिखा पाते। अब हम सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तत्व की बात करेंगे, जो है जिंक। भारतीय मिट्टियों में, विशेषकर उत्तर भारत और मध्य भारत में जिंक की कमी सबसे ज्यादा पाई जाती है। जिंक क्या काम करता है? वैज्ञानिक रूप से देखें तो जिंक पौधे के अंदर कई तरह के एंजाइम्स को सक्रिय करता है। इसका सबसे बड़ा काम है ऑक्सिन हार्मोन का निर्माण करना। ऑक्सिन वह हार्मोन है जो पौधे की ऊपरी बढ़वार को नियंत्रित करता है। आपने देखा होगा कि कई बार पौधे की लंबाई रुक जाती है, पोरियां छोटी रह जाती हैं। यह सब जिंक की कमी से होता है। इसके अलावा जिंक पौधे में प्रोटीन बनाने और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। यह पौधे की जड़ों को पानी सोखने की शक्ति भी प्रदान करता है। कमी के लक्षण, जिंक की कमी के लक्षण अलग अलग फसलों में अलग अलग दिखाई देते हैं। धान की फसल में धान में इसकी कमी से मशहूर खैरा रोग होता है। इसमें रोपाई के 10 से 15 दिन बाद नीचे की पुरानी पत्तियों पर लाल और कत्थई रंग के धब्बे पड़ने लगते हैं। धीरे धीरे पूरी पत्ती जंग लगी हुई लोहे जैसी दिखने लगती है और पौधा बैठ जाता है। जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती हैं। मक्का जिंक के प्रति बहुत संवेदनशील है। इसमें नई निकलने वाली पत्तियां पूरी तरह से सफेद या हल्के पीले रंग की हो जाती हैं।
इसे व्हाइट बड या सफेद कली रोग कहते हैं। फलों में नींबू, संतरा और अमरूद जैसे फलों में पत्तियां छोटी रह जाती हैं और गुच्छे में निकलती हैं। इसे लिटिल लीफ या छोटी पत्ती रोग कहते हैं। जिंक के प्रकार और प्रयोग विधि। बाजार में जिंक कई रूपों में आता है और यहां किसान अक्सर धोखा खाते हैं। पहला है जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट 21%। इसमें 21% जिंक होता है और 10% सल्फर होता है। यह पानी में जल्दी घुलता है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। दूसरा है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट 33%। 33% जिंक होता है और 15% सल्फर होता है। यह पानी में धीरे धीरे घुलता है, लेकिन इसमें पानी की मात्रा कम होती है। यह आज के समय में सबसे ज्यादा प्रचलित है। इसमें 33% जिंक और 15% सल्फर होता है। यह मिट्टी में लंबे समय तक काम करता है। तीसरा है चिलेटेड जिंक 12% EDTA। यह सबसे उन्नत तकनीक है। इसमें जिंक के कणों को एक सुरक्षा कवच में रखा जाता है ताकि मिट्टी में जाने के बाद यह खराब न हो। प्रयोग की मात्रा। अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो जिंक सल्फेट 33% का प्रयोग करें। इसकी मात्रा 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें। इसे बुवाई के समय या पहली सिंचाई पर देना सबसे अच्छा है। अगर आप 21% वाला जिंक डाल रहे हैं 12 तो उसकी मात्रा 10 से 12 किलो रखें। अगर खड़ी फसल में कमी दिख रही है तो मिट्टी में डालने का फायदा कम होगा, तब आपको स्प्रे करना चाहिए। स्प्रे के लिए चिलेटेड जिंक 12% सबसे अच्छा है। इसकी मात्रा 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ है। अगर आप सस्ता विकल्प चाहते हैं तो 1 किलो जिंक सल्फेट 33% और 1.5 किलो यूरिया को 150 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। यूरिया मिलाने से पत्तियां जिंक को जल्दी सोख लेती हैं। जिंक के साथ सावधानियां। सबसे बड़ी सावधानी जिंक और फास्फोरस की दुश्मनी। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट और DAP यानी फास्फोरस को कभी भी सूखा एक साथ मिलाकर न रखें। अगर आप इन्हें मिलाकर खेत में डालते हैं तो ये दोनों आपस में जुड़कर जिंक फॉस्फेट बना लेते हैं। यह एक पत्थर जैसा तत्व है जो पानी में नहीं घुलता। इससे पौधे को न तो जिंक मिलता है और न ही DAP। इसलिए हमेशा DAP डालने के 3 से 4 दिन बाद जिंक डालें। चिलेटेड जिंक को आप फास्फोरस के साथ मिला सकते हैं क्योंकि उस पर सुरक्षा कवच होता है, लेकिन सल्फेट वाले जिंक को कभी नहीं। अब चलते हैं दूसरे सबसे महत्वपूर्ण तत्व की ओर, जो है बोरॉन। इसे मैं ट्रांसपोर्टर या ट्रक ड्राइवर कहता हूं। बोरॉन क्या काम करता है? पौधे की पत्तियां सूरज की रोशनी में जो भोजन, शुगर या स्टार्च बनाती हैं, उसे फलों, बीजों और जड़ों तक पहुंचाने का काम बोरॉन करता है। अगर बोरॉन नहीं होगा तो पत्तियां तो हरी रहेंगी, लेकिन फल या दाना कमजोर रह जाएगा क्योंकि खाना वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा काम है परागण, पॉलिनेशन। नर फूल से मादा फूल तक परागकणों का जाना और वहां जाकर फर्टिलाइजेशन होना, यह सब बोरॉन पर निर्भर करता है। बोरॉन पोलन ट्यूब बनाता है जिससे बीज बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह कोशिका भित्ति, सेल वॉल को लचीला और मजबूत भी बनाता है। कमी के लक्षण। बोरॉन की कमी हमेशा पौधे के नए हिस्सों और फलों पर दिखती है। फलों का फटना। अगर आपके खेत में टमाटर, अनार, तरबूज या अंगूर फट रहे हैं तो यह 90% बोरॉन की कमी है। कोशिका की दीवार कमजोर होने से फल का छिलका अंदर का दबाव नहीं झेल पाता और फट जाता है। फूलों का झड़ना। अगर फसल में फूल बहुत आ रहे हैं लेकिन फल में नहीं बदल रहे, सब झड़ रहे हैं, तो यह बोरॉन की कमी का संकेत है। विकृत फल, फलों का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, जैसे खीरा या लौकी का मुड़ जाना। सरसों और सूरजमुखी, इनमें फूल तो आते हैं लेकिन चिपटा दाना बनता है या दाना पूरा भरता ही नहीं है। बोरॉन का प्रयोग और प्रकार। बोरॉन का प्रयोग बहुत संभल कर करना चाहिए। इसकी कमी और अधिकता, विषाक्तता के बीच बहुत कम अंतर होता है। ज्यादा बोरॉन डालने से पत्तियां किनारों से जलने लगती हैं। बाजार में मुख्य रूप से 2 तरह के बोरॉन मिलते हैं। पहला बोरेक्स 10.5%। यह सफेद पाउडर जैसा होता है। इसे बुवाई के समय मिट्टी में डाला जाता है। इसकी मात्रा 3 से 4 किलो प्रति एकड़ है। दूसरा डायसोडियम ऑक्टाबोरेट टेट्राहाइड्रेट बोरॉन 20%। यह पानी में घुलनशील है और स्प्रे के लिए सबसे बेहतरीन है।
कब और कितना डालें? बोरॉन का सबसे अच्छा परिणाम तब मिलता है जब इसे फूल आने की अवस्था से ठीक पहले दिया जाए। स्प्रे के लिए मात्रा: 1 ग्राम से 1.5 ग्राम बोरॉन 20% प्रति लीटर पानी में मिलाएं, यानी 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में लगभग 200 से 250 ग्राम बोरॉन पर्याप्त है। अगर आप फलदार पेड़ बागवानी में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो हर साल तौले थाले में 50 से 100 ग्राम बोरॉन मिट्टी में मिलाएं। एक खास बात, सूखे की स्थिति में बोरॉन की कमी सबसे ज्यादा होती है। बोरॉन को पौधे के अंदर चलने के लिए नमी की जरूरत होती है, इसलिए अगर खेत में सूखा है तो बोरॉन का स्प्रे जरूर करें, मिट्टी में डालने से काम नहीं चलेगा। तीसरा तत्व है आयरन या लोहा। यह पौधे के लिए खून बनाने जैसा काम करता है। आयरन की कार्यप्रणाली: जैसे हमारे खून में हीमोग्लोबिन होता है, वैसे ही पौधों में क्लोरोफिल होता है जो उन्हें हरा रंग देता है। आयरन क्लोरोफिल के निर्माण में सीधे तौर पर शामिल होता है। यह पौधे के श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन और ऑक्सीजन को इधर उधर ले जाने में मदद करता है। कमी के लक्षण: आयरन की कमी को पहचानना बहुत आसान है। यह हमेशा पौधे की बिल्कुल ऊपरी नई कोमल पत्तियों पर दिखाई देती है। पुरानी पत्तियां हरी रहती हैं, लेकिन नई निकलने वाली पत्तियां पीली या सफेद हो जाती हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पत्तियों की नसें, वेन्स, एकदम हरी रहती हैं, जबकि नसों के बीच का हिस्सा पीला पड़ जाता है। इसे वैज्ञानिक भाषा में इंटरवेनल क्लोरोसिस कहते हैं। अगर कमी बहुत ज्यादा हो जाए तो पूरी पत्ती कागज जैसी सफेद होकर सूख जाती है। यह समस्या उन खेतों में ज्यादा आती है जहां की मिट्टी में चूना, कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा है या पानी खारा है। गन्ना, मूंगफली, पिपरमिंट, मेंथा और धान की नर्सरी में यह बहुत आम है। आयरन की पूर्ति कैसे करें? आयरन की कमी को ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मिट्टी में डाला गया आयरन अक्सर फिक्स हो जाता है और बेकार हो जाता है। फेरस सल्फेट 19%। यह हरे रंग का क्रिस्टल होता है। अगर आप इसे मिट्टी में डालना चाहते हैं तो 10 किलो फेरस सल्फेट प्रति एकड़ डालें, लेकिन इसे अकेले डालने का फायदा कम होता है। इसे 10 से 15 किलो सूखी गोबर की खाद में मिलाकर 1-2 दिन रखें और फिर खेत में डालें तो इसका असर बढ़ जाता है। छिड़काव सबसे अच्छा तरीका: आयरन की कमी दिखने पर स्प्रे करना ही सबसे बढ़िया उपाय है। इसके लिए 5 से 8 ग्राम फेरस सल्फेट प्रति लीटर पानी में घोलें। एक सीक्रेट टिप: आयरन के घोल में थोड़ा सा नींबू का सत, टार्टरी या सिट्रिक एसिड मिला दें। इससे घोल का पीएच कम हो जाता है और पत्तियां आयरन को बहुत तेजी से सोख लेती हैं। बाजार में महंगा चिलेटेड आयरन FeDTA भी मिलता है। अगर बजट है तो उसका स्प्रे सबसे तेज असर करता है। अब बात करते हैं उन तत्वों की जिनकी चर्चा कम होती है लेकिन वे भी जरूरी हैं। मैग्नीज, एमनेन। मैंगनीज प्रकाश संश्लेषण और नाइट्रोजन के पाचन में मदद करता है। इसकी कमी सबसे ज्यादा गेहूं और जई, ओट्स में देखी जाती है। गेहूं में इसकी कमी से पहाला ब्लाइट होता है, जिसमें पत्तियों पर भूरे धब्बे पड़ जाते हैं। इसकी कमी रेतीली और बहुत ज्यादा छूने वाली मिट्टी में होती है। इसके लिए मैंगनीज सल्फेट 30.5% का प्रयोग 1 किलो प्रति एकड़ की दर से स्प्रे में किया जा सकता है। कॉपर, तांबा। कॉपर पौधे को बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। यह फंगस, फफूंद को रोकता है। नींबू वर्गीय फसलों में इसकी कमी से डाईबैक रोग होता है, जिसमें टहनियां ऊपर से नीचे की ओर सूखने लगती हैं। गेहूं में बालियों में दाना नहीं भरता अगर कॉपर की कमी हो। कॉपर की पूर्ति के लिए कॉपर सल्फेट, नीला थोथा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कॉपर की अधिकता पौधे को जला सकती है, इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर स्प्रे से करना चाहिए। मॉलिब्डेनम, MO। यह एक अनोखा तत्व है। बाकी सभी तत्व तब कम मिलते हैं जब मिट्टी का पीएच ज्यादा होता है, लेकिन मॉलिब्डेनम तब कम मिलता है जब मिट्टी अम्लीय, एसिडिक होती है। यह दलहनी फसलों, सोयाबीन, मसूर, मटर के लिए अमृत है। यह उनकी जड़ों में नाइट्रोजन बनाने वाले बैक्टीरिया को भोजन देता है। गोभी वर्गीय फसलों में इसकी कमी से व्हिपटेल रोग होता है, जिसमें पत्तियां चाबुक जैसी पतली हो जाती हैं। इसकी मात्रा बहुत ही कम, मतलब बीज उपचार के लिए कुछ ग्राम या स्प्रे में आधा ग्राम प्रति लीटर ही काफी होती है।
आजकल बाजार में माइक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर बहुत बिकते हैं। इनमें जिंक, आयरन, बोरॉन सब मिला हुआ होता है। राज्य सरकारों ने इनके ग्रेड तय किए हैं, जैसे ग्रेड 1, 2, ग्रेड 2। क्या इनका इस्तेमाल करना सही है? देखिए, अगर आप प्रिवेंटिव यानी सुरक्षा के तौर पर डाल रहे हैं कि कमी आए ही नहीं, तो मिक्सचर अच्छे हैं। लेकिन अगर आपके खेत में साफ दिख रहा है कि जिंक की कमी है, खैरा रोग है, तो मिक्सचर डालने से काम नहीं चलेगा। तब आपको केवल जिंक सल्फेट की पूरी डोज देनी होगी। मिक्सचर में हर तत्व की मात्रा थोड़ी थोड़ी होती है, जो भारी कमी को पूरा नहीं कर सकती। इसे आप मल्टीविटामिन गोली की तरह समझें, जो सेहत ठीक रखने के लिए है, लेकिन अगर कोई बड़ी बीमारी है तो उसकी स्पेसिफिक दवा ही लेनी पड़ेगी। असली नकली की पहचान। सूक्ष्म पोषक तत्वों में मिलावट बहुत होती है। जिंक की पहचान। जिंक सल्फेट के दाने को हाथ में लेकर रगड़े, इसमें कोई चिकनाहट नहीं होनी चाहिए। अगर आप डीएपी के घोल में जिंक का घोल मिलाएंगे तो रिएक्शन दिखेगा। यह असली होने की पहचान है। बोरॉन की पहचान। असली बोरॉन गर्म पानी में पूरी तरह घुल जाता है और कोई अवशेष नहीं छोड़ता। चलिए अब एक प्रैक्टिकल कैलेंडर बनाते हैं। बुवाई के समय बेसल डोज। खेत तैयार करते समय अगर आपने पिछले 2-3 साल से कुछ नहीं डाला है तो 8 किलो जिंक सल्फेट और 3 किलो बोरेक्स मिट्टी में मिला दें। यह पूरे सीजन का कोटा पूरा कर देगा। 30 से 35 दिन टिलरिंग स्टेज। जब फसल बढ़वार पर हो तब सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण का एक स्प्रे करें। इसमें आप चिलेटेड जिंक, फेरस और मैंगनीज का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। 55 से 60 दिन प्री फ्लावरिंग। फूल आने से ठीक पहले बोरॉन 20% का स्प्रे बहुत जरूरी है। यह आपकी पैदावार को 15 से 20% बढ़ा देगा। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि किसान भाइयों, खेती एक विज्ञान है। अपनी मिट्टी को पहचानिए। हर 3 साल में एक बार अपनी मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और जो कमी लैब की रिपोर्ट में आए केवल वही डालें। बिना सोचे समझे बाल्टी भर के टॉनिक और मिक्सचर डालने से सिर्फ आपकी जेब कटेगी, फायदा नहीं होगा। सूक्ष्म पोषक तत्व कम लगते हैं, लेकिन उनका असर बहुत बड़ा होता है। सही समय पर सही तत्व का चुनाव ही आपको एक सफल और मुनाफे वाला किसान बनाएगा। उम्मीद है कि जिंक, बोरॉन और आयरन पर यह विस्तृत जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, जैसे कि किसी खास कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में या किसी विशेष फसल के बारे में, तो कमेंट में जरूर लिखें। हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब दे सकें।